तो आज हम लोग आज नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का डिस्कशन हो चुका था। उसके बारे में जो जो डेफिनेशन ये सब लिखना था सारा हम लोग कवर कर चुके थे। हम लोग का एक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स से रिलेटेड एक टॉपिक रह गया स्टोमाटा के बारे में। तो अभी हम लोग स्टोमाटा के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, उसका कितना टाइप्स होता है, उसका क्या एग्जाम्पल होता है, फिर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पे हम लोग न्यूट्रिशन, फिर डाइजेशन, ये सब हम लोग उस पर अभी बात करेंगे। तो आज हम लोग डाइजेशन तक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टोमाटा को समझते हैं। स्टोमाटा के कंट्रोल, स्टोमाटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल कौन करता है? गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स कैसा होता है? गार्ड सेल्स बीन शेप्ड का होता है। 1 मिनट। ये है गार्ड सेल और ये गार्ड सेल के बीच में जो कैविटी या मतलब क्या बोलते हैं छेद प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम लोग स्टोमाटा। तो स्टोमाटा का काम क्या होता है? तो स्टोमाटा का काम होता है गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज में कैसे हेल्प करता है? तो वो डिफ्यूज़न, बहुत सारा प्रोसेस उसमें अभी हम लोग मतलब जैसे हम लोग जैसे हायर क्लास में जाते जाएंगे तो जितना भी प्रोसेस हम लोग इस एक चैप्टर में पढ़ रहे हैं, हम 8 प्रोसेसेस के बारे में बात किए थे इस चैप्टर में। स्टार्टिंग में हम बताए थे कि हाँ मिस्टर संतोष गिव रेंट, जिसका ट्रिक था याद रखने का। तो वो 8 का अलग अलग 8 चैप्टर्स है प्लांट में, ये 11th में ये 8 का अलग चैप्टर्स है। मतलब 8 दूनी 16, एक प्लांट्स के लिए अलग है और एनिमल्स के लिए अलग है। 16 चैप्टर आप लोग 10th में सिर्फ एक चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो टाइम तो थोड़ा लगेगा, उसको समझना पड़ेगा। और जो बायो ले रहे हैं उनके लिए तो थोड़ा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो बेसिक्स एक पिलर खड़ा करेगा पहले। तो ध्यान देना है यहाँ पे। तो ये स्टोमाटा है। तो स्टोमाटा का ओपनिंग एंड गार्ड सेल्स कैसे कंट्रोल करता है? ओपनिंग और क्लोजिंग को कैसे कंट्रोल करता है? तो सबसे पहली बात कैसे कंट्रोल हम बताते हैं कैसे कंट्रोल करता है कि अगर एक सी शेप्ड बलून लेंगे जिसमें कि हवा नहीं है, ठीक है, हवा नहीं है, तो उसको हम लोग किसी भी डायरेक्शन, अगर उसमें हवा कम रहेगा तो वो चिपक सकता है, एक दूसरे से ऐसे चिपक सकता है। मतलब ये दोनों के बीच का जो गैपिंग हुआ, इमेजिन करना है यहाँ पे। इमेजिन कि अगर एक बलून लेंगे उसमें हवा कम रहेगा तो वो चिपक सकता है ऐसे, जैसे कि एक टायर रहता है, ठीक है। टायर में जब हवा कम रहता है तो उसको ऐसे भी मोड़ो तो मुड़ जाएगा और ऐसे भी मोड़ो तो मुड़ जाएगा। लेकिन जब पूरा टायर में पूरा हवा फुल रहता है तो एकदम मतलब वो टाइट रहता है एकदम, उसके बीच में जितना एयर स्पेस है उतना ही बनाने की कोशिश करता है। उसको यहाँ घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे तो उधर से स्पेस बनाएगा, ऐसे मतलब स्पेस पूरा अपना कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है। वैसे ही यहाँ पे भी है कि इसमें टर्जिडिटी, यहाँ इस गार्ड सेल के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में जो मेन जो जिसका रोल है वो है टर्जिडिटी का। अब टर्जिडिटी क्या है कि मतलब बस इतना जानना है हम लोग को यहाँ पे कि जो टर्जिडिटी है ये मतलब वाटर का इन और मतलब वाटर अंदर में इतना ज़्यादा फुल हो जाता है, जैसे कि एयर बलून में फुल होने के बाद फटने लगता है, वैसे यहाँ पे वाटर इतना ज़्यादा इन हो जाता है कि इसको पूरा शीट से बलून टाइप का है, तो उसको इतना टाइट कर देता है कि बीच में कैविटी प्रेजेंट हो जाता है। उसी के कारण और जब क्लोज करना रहता है तो मतलब जब क्लोज करना रहता है तो उसको वाटर आउट कर देता है तो वो बंद हो जाता है। तो ये कब होता है और कैसे होता है? तो मेनली जो है ना ये गर्मी के टाइम में और ये सब टाइम में दिन में ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन क्या है? ट्रांसपीरेशन है कि लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा। क्या? ट्रांसपीरेशन इज लॉस ऑफ वाटर वेपर। ट्रांसपीरेशन का डेफिनेशन लिख लेते हैं। ट्रांसपीरेशन लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा। ओके, स्टोमाटा। अब मेन रोल क्या है? मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग में मेन रोल किसका है? तो गार्ड सेल का। और गार्ड सेल में भी किसका है? तो टर्गर प्रेशर का।
और एक और पॉइंट है कि मतलब ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, बस इसको एज याद रखेंगे कि मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाता है, लेकिन ज़्यादा भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, बस इतना। तो जो गार्ड सेल है यहाँ पे बीन शेप्ड है, ठीक है, गार्ड सेल बीन शेप्ड है। बीन शेप्ड गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट मेनली, मतलब मैक्सिमम प्लांट्स में, मैक्सिमम ज़्यादातर प्लांट्स में बीन शेप्ड गार्ड सेल प्रेजेंट होता है। लेकिन ग्रास, जिसको कि हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, अब धूप भी शायद उसी को बोलते हैं, मतलब सेम है। तो ग्रास में जो गार्ड सेल का शेप होता है वो डम्बेल शेप्ड होता है। तो बस इसको याद रखेंगे कि ग्रास का जो गार्ड सेल्स होता है वो डम्बेल शेप्ड का होता है। तो हम उसको लिख देते हैं, बस याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, प्लांट के न्यूट्रिशन, उसके फोटोसिंथेसिस, उसके लीफ स्ट्रक्चर, स्टोमाटा कैसे वर्क करता है, सबके बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग बात करेंगे, पहले हम लिख देते हैं कि डम्बेल शेप्ड guard cells are present in grass. Guard cell, dumbbell shaped guard cells are present in grass. हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अब हम लोग बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या था कि ऐसा मतलब जिसमें कि हम लोग अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंडेंट हो। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होता है कि हम लोग अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है, और ऑटोट्रॉपिक में ठीक उसका उल्टा, कि वो किसी भी सोर्स को लेकर एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हेटेरोट्रॉपिक में ठीक उल्टा है। तो हेटेरोट्रॉपिक का 3 टाइप होता है, क्या क्या? होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक, ठीक है। तो हम लोग पहले हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके जो टाइप्स हैं उसका डेफिनेशन, फिर एग्जांपल्स लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डाइजेशन के बारे में। ओके, वहाँ पे हम लोग का न्यूट्रिशन टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आएगा डाइजेशन। तो आएगा, अब हम लोग डिस्कस पहले लिख लेते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अभी डेफिनेशन क्या बोले थे? ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म हु इज ठीक है, ऑर्गेनिज्म हु इज डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप का होता है, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। तो हम लोग पहले बात करेंगे सैप्रोफिटिक के बारे में, ठीक है। तो सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म वैसा ऑर्गेनिज्म है जो कि जिसके पास अपना एंजाइम होता है, और एंजाइम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, बायो कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट क्या होता है?
तो कैटलिस्ट उसको हम लोग बोलते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को, कोई भी केमिकल रिएक्शन चल रहा है उसको इन्हेंस कर दे, ये इन्हेंस कर दे या घटा दे। मतलब हम लोग को 11th तक में 11th-12th में भी मैक्सिमम हम लोग को मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट ही पढ़ना है, पॉजिटिव कैटलिस्ट ही पढ़ना है हम लोग को। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट का क्या काम होता है, किसी भी रिएक्शन को इन्हेंस कर देता है। अब जैसे कि अब किसका एग्जांपल लें, अच्छा किसी भी फूड के ब्रेकडाउन में अगर कोई भी फूड है या कोई भी रिएक्शन चल रहा है, क्या बोलते हैं, किसी भी रिएक्शन का रेट 1 है मान के चलो, और हम लोग कैटलिस्ट यूज़ जब करते हैं ना तो उस रिएक्शन को 1 लाख 2 लाख टाइम्स बहुत गुना बढ़ा देता है, 1 लाख टाइम्स बढ़ा देता है। तो एंजाइम्स मेनली वही करता है, कैटलाइज कर देता है रिएक्शन को कि उसका ब्रेकडाउन बहुत फास्ट हो जाता है। तो उसके पास जो ये सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है उसके पास अपना एंजाइम होता है, लेकिन उसके पास अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके पास अपना मैकेनिज्म नहीं होता है फूड को पचाने का अंदर में। और ह्यूमन बीइंग के पास तो है वैसा। तो अभी सैप्रोफिटिक के बारे में बात करें कि उसके पास अपना कोई मैकेनिज्म अंदर में नहीं होता है पचाने के लिए फूड का। तो वो क्या करता है कि बाहर में, मतलब जैसे कोई भी डेड और डिकेइंग, तो हम लोग क्या बोलते हैं सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म में कि डेड और डिकेइंग मैटर को खाता है, ठीक है। डेड और डिकेइंग मैटर पे जो जिंदा रहे उसको हम लोग बोलते हैं सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो डेड और डिकेइंग पे जिंदा रहे। तो डेड और डिकेइंग पे कैसे जिंदा रहता है, सबसे बड़ी बात डेड और डिकेइंग। और डेड और डिकेइंग होता कैसे है, डीके कैसे होता है। डेड तो छोड़ो, डेड अपने आप होता है, सारा मिनरल्स या कोई भी बॉडी इम्बैलेंस के कारण हो जाता है। डेड और डिके होता कैसे है, वो सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म आता है, डिकेइंग होता है नॉर्मली भी, लेकिन डिकेइंग फास्ट होता है उसके एंजाइम्स के कारण। अगर वो सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म अगर किसी पे अगर लग गया, जैसे कि फंगस है, बैक्टीरिया है, तो उन लोग के कारण उसका डिके जो सड़ने का प्रक्रिया बहुत तेज़ हो जाता है उसके एंजाइम्स के कारण। अभी हम बात की यहाँ पे कि एंजाइम्स का फंक्शन होता है किसी भी रिएक्शन को इन्हेंस कर देना लाखों गुना टाइम्स, ठीक है, 1 लाख टाइम्स। वैसे ही 1 लाख टाइम कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, उससे ज़्यादा भी करता है उससे कम भी करता है। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि जो डिकेइंग है और किसी भी चीज़ के सड़ने का प्रक्रिया को बहुत फास्ट कर देता है, फास्ट का उसको अपना एंजाइम उस पर मतलब देता है उस भी ऑर्गेनिज्म से। और उसके कॉम्प्लेक्स कार्बन मॉलिक्यूल्स को, फर्स्ट लेक्चर में हम बात किए थे, कॉम्प्लेक्स कार्बन मॉलिक्यूल को पचाना मुश्किल है। और सारे मतलब ऑर्गेनिज्म तो यहाँ पे मतलब अनगिनत है, तो सबके कार्बन लेने का तरीका अलग अलग है, सबके कार्बन लेने का कंपोजिशन अलग अलग है। तो सब अपने अपने तरीक़ा से तोड़ेगा, तो जिसमें वो फेवरेबल होगा लेने, जिस टाइप के कार्बन मॉलिक्यूल को लेने में फेवरेबल होगा उसी टाइप से ना तोड़ेगा। तो इसीलिए बहुत सारे टाइप का ऑर्गेनिज्म हो गया कि हाँ कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स को लेने के तरीका में बहुत डाइवर्सिफाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोग ये बात कर लिए कि कार्बन लेने के तरीके डाइवर्सिफाई हो गया। वो क्या करता है कि कॉम्प्लेक्स कार्बन मॉलिक्यूल्स वहाँ पे डेड है, अब उसको तोड़ना है, तो वो अपना एंजाइम वहाँ पे करता है और उसको सड़ाता है। तो सड़ना क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ रहा है। तो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में टूटा तो फिर उसको फिर एब्जॉर्ब कर लिया। जब तक वो कॉम्प्लेक्स कार्बन मॉलिक्यूल में रहेगा उसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फूड को लेते हैं, कॉम्प्लेक्स को लेते हैं और उसको अंदर में डाइजेस्ट करते हैं। तो डाइजेशन मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स कार्बन मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को सिंपल में तोड़े कि हम लोग उसको एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन ये हुआ। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन, तो हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का 3 टाइप ले लेते हैं। पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, होलोजोइक।
सोना नहीं है किसी को। एक सजेशन है कि ये लेक्चर देखने के बाद मतलब लेक्चर देखने के बाद जैसे न्यूट्रिशन का दे दिए तो एनसीईआरटी कवर करना है और प्लस क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। एनसीईआरटी पढ़ने का क्या फ़ायदा होगा कि जो क्वेश्चन आंसर होगा ना उसको सॉल्व करने का उतना मतलब क्या बोलते हैं ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी जब एनसीईआरटी कोई पढ़ लेता है पूरा गो थ्रू एक बार कर लो, फिर उसको अंडरलाइन मेन इंपॉर्टेंट लाइन ये सारा कर लो, तो वैसे अगर हो जाएगा ना तो क्वेश्चन आंसर रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट दिमाग में होगा और बस इंग्लिश आना चाहिए। थोड़ा इंग्लिश आता है तो आप अपने से कन्वर्ट करके आप खुद से भी लिख सकते हैं। वैसा कोई है नहीं कि हाँ सो इट इज़ कॉल्ड, ऐसे है कि हाँ सो इट इज़ कॉल्ड, ये वाला नहीं। मतलब याद रहना चाहिए कि हाँ मेन चीज़ क्या है, मेन लाइन मेन कंटेंट याद रहना चाहिए, बस इसको उतारिए। सैप्रोफाइटिक के बारे में बात कर लिए तो सैप्रोफाइटिक पहले हम लोग लिख लेते हैं। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या बात की हम लोग कि बाहर में मतलब किसी भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे जिंदा रहने वाला, तो फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग organism. Example: bacteria, fungus, etc. लिखना ज़रूरी है ठीक है, ये ना लगे कि नहीं आता है, नहीं तो बोले मास्टर को आता ही नहीं है। अच्छा नहीं, छोड़ो, हटाओ, मत लिखो। उतारिए इसको। पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन से हम लोग क्या समझे? पैरासाइट जो कि दूसरों पे फीड करे और ज़िंदा रहे। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में होता यह है कि मेहनत कोई और कर रहा है और मज़े कोई और ले रहा है, जैसे कि लीच हो गया, फिर हमारे बाल में जो क्या बोलते हैं उसको, ढील, जो भी है ढील क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, अच्छा छोड़ो, जो भी है समझ लो फीलिंग्स को। तो उसमें क्या होता है कि लीच एक तरीके का पैरासाइट है, ठीक है।
पैरासाइट, अब हम लोग उसको कैसे पैरासाइट बोलते हैं? अब कोई अंदर इंडो पैरासाइट होता है जो कि अंदर होता है, कोई एक्टो पैरासाइट होता है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरों से एनर्जी, कुछ उस डायरेक्ट एनर्जी लेता है, मतलब फीड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म। तो क्या और मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि न्यूट्रिएंट्स दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स that obtain पैरासाइट जिस भी ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेंगे उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग होस्ट बोलते हैं, ठीक है। और एक आइडियल पैरासाइट का ये निशानी होता है कि वो अपने होस्ट को नुकसान कभी नहीं पहुंचाता है। क्यों नहीं पहुंचाता है? क्योंकि वो अन्नदाता है। अब अन्नदाता को कोई नुकसान थोड़े ना पहुंचाएगा। अगर वो उसको कुछ हुआ तो फिर पैरासाइट भी मर जाएगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग। ये पहले उतारिए, एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। फ्ली, लाइस, टेपवर्म, कसकटा, कसकटा का स्पेलिंग ही है ना, देख लो कहाँ गया। कसकटा, हाँ कसकुटा है, सॉरी। कसकटा। अब इसमें से सारे जो हैं ये एनिमल्स पे फीड करते हैं, लेकिन ये प्लांट पैरासाइट है। ये इसको याद रखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये आगे भी पढ़ना है इसके बारे में। और इसका कॉमन नेम या हिंदी नेम बोल सके अमरबेल है। अमरबेल, रिमेंबर इट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और ये टोटल अब एक्टो पैरासाइट बस याद रखिए, और क्या। इसमें से सारे एक्टो पैरासाइट है। ये अभी लोगों तो जानते हैं, ढील है, खटमल है, फिर ये टेपवर्म पेट के अंदर रहता है। तो बस इतना ही याद रखिए इसमें, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अब हम लोग बात करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन का। होलोजोइक न्यूट्रिशन तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि सॉलिड और को खा के अंदर डाइजेस्ट करे फिर अब्जॉर्ब करे, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन थर्ड। होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में, ऑर्गेनिज्म फेड ऑन by ingesting solid organic matter which is digested and absorbed into their bodies, ठीक है। मतलब ऑर्गेनिक मैटर को फीड करके उसको इंटरनल डाइजेशन होता है इसमें, ठीक है। अभी हम लोग सैप्रोफिटिक में क्या बात किए थे कि उन लोग में इंटरनल डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि उन लोग के पास मैकेनिज्म ही नहीं होता है, ठीक है।
अब मैकेनिज्म ने, लेकिन होलोजिक जो न्यूट्रिशन करते हैं उनके पास मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग कि द ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर एंड डाइजेस्ट इट इनसाइड द बॉडी, ठीक है। ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिज्म्स फीड सॉलिड ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? कार्बन से रिलेटेड सब्सटेंस, ठीक है। क्योंकि हम स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में बात किए थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग ब्रांच ही है केमिस्ट्री का, सिर्फ कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स के स्टडी के लिए इसको बनाया गया है। तो ऑर्गेनिज्म फीड सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर, फीड ऑन सॉलिड, यहाँ पे लिख लीजिए फीड ऑन, feed on solid organic matter and digest it inside the body, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमंस और एनिमल्स, और क्या? ठीक है, लिखो। अब तुम्हारे एनसीईआरटी में 2 सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में कि कैसे न्यूट्रिशन लेता है उसके बारे में लिखा हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर एनिमल्स डाइजेशन इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है अमीबा के बारे में। चलो यहाँ पे डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। तो अमीबा में डाइजेशन के मतलब उसका न्यूट्रिशन उसको कैसे मिलता है? तो अमीबा में एक स्पेशल, अमीबा में पहली बात कि वो प्रोकैरियोट्स, हाँ 1 मिनट, ठीक है। अमीबा में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। ये पता है ना कि अमीबा में सेल वॉल नहीं होता, और सेल वॉल जिसमें नहीं होता तो कोई उसका कोई डिफाइनाइट शेप नहीं होगा। ये ऐसा शेप होगा उसका, कोई डिफाइनाइट शेप नहीं होगा। ये है, फिर कुछ देर में चेंज हो गया, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो कोई फिक्स उसका शेप नहीं होता है, क्योंकि उसके पास उसको बांध के रखने वाला कुछ है नहीं ना, सेल वॉल नहीं है। तो वो फूड को कैप्चर करने का वो एक स्पेशल तरीका होता है उसके पास। अब जैसे कि यहाँ पे फूड है, अब वो यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फूड है यहाँ पे, देख लिया फूड को, अब वो आगे बढ़ा, फूड वहीं पे है, अब वो अब थोड़ा सा घेरा उसको, फूड वहीं पे है, अब वो उसको घेर रहा है। तो यहाँ पे घेर रहा है, क्या समझ लो, यहाँ पे घेर लिया। अब ये अंदर में हो गया, अब इसको डाइजेस्ट कर लिया। तो सिंपल है कि ये जो निकाला ना, ये वाले पार्ट को, इसको फॉल्स फीड बोलते हैं। फॉल्स फीड, स्यूडोपोडिया। इट गेट्स इट्स न्यूट्रिशन by the help of pseudopodia.
स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मतलब होता है फीट। याद आया पोडिया, ऑर्थोपोडा जॉइंटेड लेग, ऑर्थो मतलब होता है जॉइंटेड, पोडा मतलब होता है लेग्स, तो ऑर्थोपोडा लेग्स, पोरीफेरा पोर। मैक्सिमम बायो में जो वर्ड्स होता है वो खुद इंडिकेट करता है उसका मीनिंग क्या होता है। और मैक्सिमम बायो में क्योंकि इसलिए क्योंकि वो ऐसा लैटिन, अब हम लोग पढ़ते हैं कि लैटिन से लिया गया, ये लैटिन वर्ड है और मतलब इसका मतलब ये होता है। लैटिन ही क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, ये याद रखना। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, तो बस एक ऐसे जनरल नॉलेज के लिए बस दे दिए। तो ये जो है ना उसको फॉल्स फीट बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पैरामीशियम के बारे में, ठीक है। तो पैरामीशियम ये उतारो, फिर पैरामीशियम के बारे में बात करते हैं। हाँ, एक बात और कि ये जो फूड को जाता है ना, ये फूड को, ये मतलब ये जो फूड को कैप्चर किया इसको फूड वैक्यूल में डाल देता है, ठीक है। फूड वैक्यूल में ये डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद ना साइटोप्लाज्म में जो होता है ना, द फूड गेट एब्जॉर्ब्ड इन द साइटोप्लाज्म। एक और पॉइंट लिख लो, द फूड in amoeba gets absorbed in cytoplasm, ठीक है। लिखो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, फिर उसके बाद डायग्राम बनाना है, बना लो। अब हम लोग बात करेंगे पैरामीशियम के बारे में। ठीक है, पैरामीशियम में कैसे फूड आता है? तो पैरामीशियम जब भी मतलब पैरामीशियम एक पॉइंट होता है, ठीक है। पैरामीशियम एक ऐसा पहले तो पैरामीशियम को हम लोग स्लीपर एनिमल क्ल्यू बोलते हैं। क्यों? थोड़ा सा डायग्राम पे थोड़ा देख लेना, आई विल ट्राई। समझ में आया कि उसको स्लीपर एनिमल क्ल्यू बोलते हैं? ये किसी चीज़ की तरह लग रहा है, हम अब उतना अच्छा डायग्राम नहीं बन पाया, लेकिन चप्पल की तरह थोड़ा थोड़ा लग रहा है। तो उसका शेप ऐसा ही होता है, यहाँ पे सीलिया होता है छोटा 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 छोटा, ये ठीक है। ये होता है छोटा, मतलब ये सीलिया होता है, ये छोटा छोटा सीलिया होता है। इसको स्लीपर एनिमल क्ल्यू इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा चप्पल के शेप का होता है। और इसमें ना जो फूड होता है ना, वो एक किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे ही लेता है। मान के चलो ये स्पेसिफिक पॉइंट है, ठीक है। जैसे हम लोग का माउथ है ना, वैसे ही। तो दे टेक फूड, दे take food at a specific point, ओके। स्पेसिफिक पॉइंट पे आता है। अब स्पेसिफिक पॉइंट पे भाई इसके पास तो हाथ पैर है नहीं, तो फिर कैसे जाएगा स्पेसिफिक पॉइंट पे? तो स्पेसिफिक पॉइंट पे जाने के लिए ये सीलिया हेल्प करेगा, ये सीलिया होता है। अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न 10th तक में रहेगा कि मतलब सीलिया, फ्लैजिला, पिलाई, ये सब क्या आता है। वो तीनों मतलब लोकोमोशन में देखो, यहाँ पे लोकोमोशन अब छोड़ो, उतना बात नहीं करते। ये सीलिया यहाँ पे, और मतलब जैसे कि यहाँ पे फूड है, अब यहाँ पे से ये इसको धक्का देगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ पे सीलिया नहीं, यहाँ से एंटर करेगा,
ठीक है। तो ये जो छोटा छोटा स्मॉल ब्रिसल्स लाइक स्ट्रक्चर है इज कॉल्ड सीलिया। ओके, ये सीलिया है। और अब ठीक है, इतना ही है एनसीईआरटी में आपके पास, इतना ही लिख लो। हाँ, और एक बस ऐसे ही याद रखना कि पैरामीशिया में 2 न्यूक्लियस होता है, एक मैक्रो न्यूक्लियस, एक माइक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस बड़ा होता है और माइक्रो छोटा होता है। मैक्रो बड़ा, माइक्रो छोटा, ठीक है। बाकी सब में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसमें 2 होता है, ठीक है।